नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम 4 सितंबर 2024 को जो नेट जेआरएफ का योग विषय में एग्जाम हुआ था, उसमें पार्ट 8 कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 71 टू 80 क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप प्ले स्टोर से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और उस पर आप अपना कोर्स भी बाय कर सकते हैं नेट जेआरएफ के लिए कंप्लीट, और साथ में पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, क्विजेस भी आपको मिल जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मांडुक्य उपनिषद में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्र है। सीधा सा प्रश्न है, बिल्कुल ही। यहां पर आपको सभी उपनिषदों के मंत्र आदि याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो 3 जो ग्रंथ है उनका तो जरूर पता हो कि एक में 12 है, वो है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। इसके अलावा एक में 18 है, वो है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य या ईशोपनिषद बोलते हैं। इसके अलावा एक में 21 है, योगराज उपनिषद के रूप में इसको जानते हैं, योगराज उपनिषद के रूप में। यहां पर ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये 10 मुख्य उपनिषदों में आते हैं। ये भी आप बात ध्यान रखें। और इन सभी उपनिषदों में कितने कितने श्लोक है उनकी आप लिस्ट बना लेवे। आपके लिए प्रश्न बन सकता है, सूचीबद्ध करने के लिए बन सकता है या किसी अन्य अर्थ में। इनकी विषय वस्तु क्या है? मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं, या ब्रह्म के 4 पैर, या यूं कहें कि ओंकार की मात्राएं, ए उ मैं आय मात्रा, इनका वर्णन किया गया है। ईशावास्य उपनिषद की बात करें तो कर्मनिष्ठा पर चर्चा किया गया है, और विद्या अविद्या पर चर्चा किया गया, और संभूति असंभूति पर चर्चा की गई है। योगराज उपनिषद में मुख्य रूप से आपको 9 चक्कर देखने को मिलते हैं। मंत्रलय, हठराज, 4 योग है, और 4 ही योगांग है, आसन और प्राण निरोध और ध्यान व समाधि, ऐसे 4 अंगों की चर्चा देखने को मिलती है। इसी के साथ में आपको यह भी जानना चाहिए कि मांडुक्य उपनिषद किस वेद से है? तो अथर्व वेद से है, अथर्व वेद से। ईशावास्य उपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा से है, काणव शाखा से, शुक्ल यजुर्वेद की। ओके। और योगराज के बारे में कोई कहीं पर भी हमें प्रमाण नहीं मिलता कि ये कहां से संबंधित है, किस तरीके से है। बस इतना कह सकते हैं कि इसका जो सिद्धांत है 9 चक्रों वाला, वो एसएसपी सिद्ध सिद्धांत पद्धति से बिल्कुल मेल खाता है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। दृष्टा और दृश्य के संयोग का मुख्य कारण योग सूत्र के अनुसार क्या है? देखो, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग कारण हो सकता है संयोग का, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है। सपोज करिए यहां पर अविद्या दिया होता तो अविद्या के कारण हम मानते, ऑप्शन ऐसा होता। हालांकि योग सूत्र की थ्योरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बट एग्जामिनर जब उसको क्वेश्चन में पिरोता है तो आपको थ्योरी को ऊपर नीचे करके चलना पड़ता है। तो यहां पर तन मात्राएं नहीं है, पंच महाभूत नहीं है, पंच वृत्तियां नहीं है, क्योंकि तो बाद में जब संयोग हो जाता है दृष्टा दृश्य का, उसके बाद में ये पैदा होती हैं। तो पंच क्लेश जो है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश जो है इसके मुख्य कारण है। पंच क्लेशों का वर्णन दूसरे अध्याय में आता है। दृष्टा और दृश्य का पूरा चर्चा जो है दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का नाम क्या है? साधन पाद, साधन पाद, उसमें आता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। इन पांचों क्लेशों के बारे में कहते हैं कि अविद्या, क्षेत्रम, उत्तरेशम। अविद्या तो इन सब की मां है, क्षेत्र है इनकी जननी है, और बाकी बाद में आते होते हैं उत्तरेशम। किस रूप में? कुछ प्रसुप्त होते हैं, कुछ तनु, प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न और उदार। इस प्रकार पंच क्लेशों की 4 अवस्थाएं बताई है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो पंचवृत्तियां की गई है। पंचवृत्तियां कौन सी है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। और ये पांचों की पांचों वृत्तय पंचतय क्लिष्टा, क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की होती है। पंच महाभूत की अगर बात करें तो तन्मात्राएं होती है, और पंच महाभूत। तन्मात्राओं की अगर हम बात करते हैं तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये होती है। इन्हीं 5 तन्मात्राओं के आगे मानते हैं कि शब्द से कहते हैं आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश की। स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है, रूप से जो है अग्नि तत्व की पैदाइश होती है, ऐसे ही रस से जल की, और गंध से पृथ्वी माना जाता है। और इन पंच महाभूतों से कहते हैं सारा संसार बना है। दृष्टा और दृश्य की बात करें तो दृश्य जो है प्रकृति को बोला जाता होता है, और दृष्टा जो है पुरुष को बोलते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, योग सूत्र में 2 चीज मिलती है, एक दृश्य, एक दर्शन। ये दर्शन और दृश्य पूरा का पूरा प्रकृति ही है। परंतु जब आप बात करते हैं दर्शन शक्ति की, दर्शन शक्ति, शक्ति जो है वो दृश्य यानी प्रकृति नहीं है। शक्ति कौन है? शक्ति को हम बुद्धि के रूप में डिफाइन करते हैं योग सूत्र में, ये ध्यान रखिए। इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है, इन विच प्राणायाम ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्शन इज क्रिएटेड इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस लेते समय इनहेल और छोड़ते समय एक्सहेल,
इस दौरान ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा पैदा की जाती है, ऐसा कौन सा प्राणायाम है? तो नाड़ी शोधन में आप सोचेंगे कि कुंभक लगते हैं, हो सकता है। भ्रामरी प्राणायाम में भी आपको कुंभक फील होता है, परंतु ये एक तरह से बुकिश क्वेश्चन है, आपका लॉजिकल ना बुकिश क्वेश्चन है। विलोम प्राणायाम की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसकी चर्चा BKS अयंगर साहब ने लाइट ऑन प्राणायामा उस बुक में आपको देखने को मिलती है। ये बुक है, इसके अंदर पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 146, या आपके पास में न्यू पब्लिकेशन है तो उसका पेज आगे पीछे हो सकता है, विलोम प्राणायाम का चर्चा देखने को मिलती है। वहां पर डिस्कस किया है कि विलोम प्राणायाम क्या है। विलोम में कहते हैं दो शब्द है, वी और लोम। लोम मीन्स हेयर, हम लोम बोलते थे हेयर, और वी आई बोल तो डिसजंक्शन और नेगेशन बात की जाते हैं। विलोमा मीन्स हो गया एंटी हेयर या अगेंस्ट द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, कि सामान्य रूप से आपका सांस बाहर आता है और जाता है, परंतु ये कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना। मान लो आपने अगर सांस ले ली ना, 15 सेकंड के लिए सांस ली, अंदर सांस गई, तो छोड़ते समय आपको 2-2 सेकंड में करना है, झटके झटके से धीरे धीरे करो। 2 सेकंड छोड़ दी, फिर रोक दिया, छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, ऐसे धीरे धीरे करना है। तो इससे आपका जो है बाधा पैदा होगी, प्राणायाम छोड़ने में इंटरप्शन पैदा होगी, इंटरप्शन। इसी को ही इन्होंने विलोम प्राणायाम का नाम दिया है। इसको इस बुक में 9 स्टेजेस के रूप में डिस्कस किया गया। आपसे अनुरोध है कि इस प्राणायाम को जरूर डिस्कस कर लें, पढ़ लें इस बुक के आधार पर। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। यहां पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो सामने ऑप्शन में दिए गए हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, उनके बारे में बताना है। मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स की लिस्ट में आता है। डाइसैकेराइड्स की लिस्ट में बात करें तो सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है दोनों। प्रोटीन की बात करें तो इसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें ट्रिप्टोफैन आते हैं, और इसके अलावा जो फैट है हमारा वसा, उसमें लिनोलिक एसिड और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे आते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा राइट ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसके लिए आगे के लिए क्या तैयार रखना है कि डाई, मोनो और इसमें क्या आते हैं, प्रोटीन के कितने टाइप्स है, वो आप जरूर ध्यान रख ले। यहां पर एक बात और जाने कि फैट के दो रूप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड नॉर्मली आपके सॉलिड रूप में मिलते होते हैं, ये उनका एक रूट है, एक रूल नहीं है, रूट वर्ड है, ऐसे आप एलिमिनेट करना आसान हो जाता है आपके लिए। अनसैचुरेटेड में नॉर्मली जो है आपको रूम टेम्परेचर पर चीजें जो है पिघली हुई मिलेंगी। रूम टेम्परेचर पर जो आपको सॉलिड मिले वो समझ लो कि फैट वो वाला क्या है, सैचुरेटेड है, और रूम टेम्परेचर पर आपको पिघला हुआ मिले वो आपका अनसैचुरेटेड फैट है। ये लॉजिक से आपका प्रश्न ठीक हो जाएगा भविष्य में। अब बाकी चीजें देखते हैं। तो यहां पर अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें आप, तो कार्बोहाइड्रेट देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, तीनों के तीनों मोनोसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों आपके डाइसैकेराइड्स में आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये आपके सभी के सभी पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं। ये आपको भविष्य के लिए हेल्पफुल होंगे, ये आप जरूर लिस्ट आउट कर लें, इनको याद कर लें, रट लें। सेम ऐसे ही अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 10 अमीनो एसिड्स जो है इसेंशियल माने जाते हैं। इसमें लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनाइन और मेथियोनिन, ऐसे से फिनेलैलिन, ये आपके नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन में बन सकते हैं। आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये आपके 10 अमीनो एसिड इसेंशियल हो गए। सेम आपके 12 जो होते हैं आपके नॉन इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल, इसेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी बना नहीं सकती, और नॉन इसेंशियल कहते हैं बॉडी अपने आप फॉर्म कर ले, ऊपर नीचे करके ना चीजों से फॉर्म कर ले, इसलिए बाहर से लेने जरूरी नहीं है। कौन से इंपॉर्टेंट इसेंशियल है, कौन से नॉन इसेंशियल है, ऐसा भी करके प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप प्लीज ये ध्यान रखें। एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, सीरीन, टायरोसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन और एस्पार्गिजिन, ये आपके जो है नॉन इसेंशियल है। यहां पर ध्यान देने होगा कि आर्जिनिन और हिस्टोडिन दो ऐसे हैं, ये बच्चों में इसेंशियल होते हैं क्योंकि बच्चे बना नहीं सकते इसलिए बाहर से लो, और बड़ों में जो है नॉन इसेंशियल होते हैं कि नॉन इसेंशियल का कहने का मतलब कि आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, कि ऑटोमेटिक बन जाते हैं। इस तरीके से दो है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, और इससे जुड़ी हुई बातें भी हमने जान ली है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सा अपथ्य आहार हठ प्रदीपिका और गिरण संहिता दोनों में वर्णित नहीं है? अपथ्य आहार की लिस्ट में नहीं है ऐसा पूछा, दोनों में नहीं है। छाछ दोनों ग्रंथों में कॉमन मिल जाएगा, लस्सी हमेशा मानते। कुल्थी दोनों में मिल जाएगी, हींग को बाधक बोला गया है। बट जंबीर जो है ना, इसको केवल गेरंड में तो बताया गया है, गेरंड संहिता में, परंतु हठ प्रदीपिका नहीं, मतलब कॉमन रूप में नहीं है दोनों में ये टेस्ट। ठीक है, तो इस रूप में था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। यहां पर आपको जानना है
हठ प्रदीपिका और गृह संहिता में आहार का वर्णन कैसे है, मिताहार की परिभाषा क्या है, पथ्य और अपथ्य आहार क्या है, उनके बारे में डेप्थ में आपको टेक्स्ट में पढ़ना है, लिस्ट आउट करना है। अभी के लिए यही है, पर एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम में किसी अन्य सेंस में या आपको सीक्वेंस में किसी न किसी रूप में एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा, वो चेक करता है कि आपको श्लोक याद है या नहीं है। तो श्लोक की टेस्टिंग केवल सीक्वेंस में किसी चीज को देकर के ही होती है, तो वो सीक्वेंस में आपसे बाधक अपथ्य और अपथ्य पूछ सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, रटना चाहिए इस चीज। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इमोशन, यानी इमोशंस पर प्रिंसिपल किस किस ने दिए हैं भावनाओं के आधार पर। तो ये कैनन वार्ड प्रिंसिपल भी होता है और जेम्स लैंग प्रिंसिपल भी होता है, यानी कि इमोशंस पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो इस प्रश्न का राइट होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों ने ही चर्चा की है। इसके अलावा और बहुत सारे वैज्ञानिक जिन्होंने चर्चा की है। यहाँ पर आपका ये प्रश्न बना तो इमोशनल पर किस किसने चर्चा की, तो ये भी करते हैं। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो होता है वो इस चीज से संबंधित नहीं है, उसमें मेनली पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित चीजें आ जाती है। तो ये प्रिंसिपल इमोशन से नहीं है, बाकी 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा उत्तर इस प्रश्न का। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार शारीरिक आधारों को नीचे से ऊपर के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आपको 16 आधार कहां पर बताए गए हैं वो पता हो, एसएसपी में बताए गए। एसएसपी में भी कितने अध्याय और कौन से अध्याय में, सेकंड चैप्टर है, वहां पर 16 आधार बताए गए। आधार क्या है, ध्यान करने योग्य बताए गए, कहते ध्यान। जो इन 16 आधारों को नहीं जानता है कहता वो योगी नहीं है, वो योगी केवल नाम वाला है, केवल नाम का योगी है, उसको केवल कोई ज्ञान नहीं है, केवल और केवल वो कहता योगी है अपने आप को, ऐसा है। तो पहले इसमें 16 आधार कहां पर किस तरीके से वो हम देखते हैं। 16 आधारों में सबसे पहले पादांगुष्ठ, ये ध्यान रखें कि आपके आधार जो होता है हमेशा नीचे से काउंट होता है और ऊपर बढ़ते हुए अंतिम 16वां होगा, ऊपर बढ़ेगा, ऐसे सीक्वेंस होती है काउंटिंग हमेशा शरीर में, जो भी काउंटिंग हो चाहे षट चक्रों की हो, पंच महाभूतों की होगी, नीचे से प्रथम माना जाएगा और ऊपर जाते जाते सिर की तरफ अंतिम होगा, कोई भी चीज की काउंटिंग चाहे कैसे भी हो। तो पैर का अंगूठा, मूलाधार, सूत्र, गुदाधार, मेढ्र, उद्यान, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु आधार, जीवा आधार, भ्रूमध्य आधार, नासा आधार, नासा मूल कपाट आधार, 15वां ललाट आधार और 16वां जो है ब्रह्मरंध्र, जिसको आकाश चक्र के नाम से यहां पर जाना जाता है आधार के रूप। तो इन 16 आधारों पर किस पर ध्यान करने से क्या फल प्राप्ति होगी वो भी आपको पता होना चाहिए। पादांगुष्ठ पर ध्यान करेंगे तो तेजोमय का ध्यान करना है यहाँ पर अग्रभाग पर पैर के अंगूठे में, और वहां से दृष्टि स्थिर होती है। ऐसे ही आप जैसे हृदय आधार आपको दिए है तो प्राण निरोध करेंगे, अष्टदल कमल का विकास होगा। ये सारे आपको याद करने वाले हैं। आगे बात करें तो जैसे घंटिका आधार है उस पर अमृत स्त्राव होगा, जीभ के अग्रभाग पर ध्यान करेंगे। तालु आधार में काश सिद्धि वगैरह वगैरह, ये आपके 16 आधार आपको अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको आधार दिए गए उनको अगर आप अरेंज करें तो सबसे पहले उद्यान आधार होता है, उद्यान आधार, फिर नाभि होता है, 5 नंबर पर उद्यान होता है, 6 नंबर पर नाभि होता है, 7वें नंबर पर हृदय होता है, 8वें नंबर पर आपका कंठ आधार होता है, कंठ आधार होता है, 9वें नंबर पर घंटिका होता है और 10वें नंबर पर आपका तालु आधार होता है। 11 नंबर पर आपका जिह्वा आधार होता है, 12 नंबर पर भ्रूमध्य होता है, 13 नंबर पर नासा आधार होता है, नासा धार। ये आपको मैंने अभी पीछे बताया तो उसको आप रिकैप देख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए कि सी को उद्यान बोला गया है, नाभि यहां पर ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद में ए तालवाधार बोला गया है मतलब 10 को, और घंटिका धार बी यानी कि 9वें को बोला गया है बी, उद्यान आधार हो गया। हृदय आधार की बात करें तो 7 नंबर हृदय आधार डी आ गया, नाशा आधार को ई बोला गया है। यहां पर अब सीक्वेंस पूछा इन्होंने सी डी ए बी ए ई, तो यहां पर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस बनेगी अपनी सी डी बी ए ई, ये सीक्वेंस ऑप्शन में ही नहीं है, इट मींस ये हमारा प्रश्न जो है बिल्कुल रॉन्ग था। और ऐसे क्वेश्चंस के या तो सभी को नंबर मिलते हैं या सबके कट हो जाते हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है आपका काउंट नहीं होता है, रॉन्ग क्वेश्चन था एग्जाम में। बट नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर सही क्वेश्चन बनाएगा, आप प्लीज 16 आधार और उनके फल आदि या कहां पर क्या ध्यान करना उनमें वो आपको आना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, आसनेन रुजम हंति, इसका संबंध किस चीज से है। आसनेन रुजम हंति, रुजम मतलब रोग नाश, रोग नाश से इसका संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तो अभी आपके लिए ये प्रश्न केवल इतना नहीं है, ये जानना है कि आसनेन रुजम हंति ये कहां कहा गया है। तो गोरख संहिता में आप देखोगे, गोरख संहिता वहां पर इसकी चर्चा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो जो है आपको षडांग योग मिलता है गोरख संहिता में, षडांग योग, षडांग योग, षडांग योग में आसन से स्टार्ट होकर के आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 अंग होते हैं, यम नियम नहीं आते अष्टांग योग की। तो कहा गया आसनेन रुजोहंति, आसन से रोग नाश होता है, प्राणायामीन पातकम, पाप नाश होता है, विकारम मानसम योगी,
प्रत्याहारेण मुच्यते, मानसिक विकार नाश होते प्रत्याहार से, और धारणा भी मनो धैर्य, धारणा से मन में धैर्य आता है, और ध्यानात् चैतन्यम अद्भुतम, और ध्यान से चेतनता की प्राप्ति होती है, और समाधो मोक्षम आपनोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम, और समाधि से कहते मोक्ष की प्राप्ति होती है और शुभ और अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस सेंस में बात की गई है। तो ये जो टेबल है आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है, और वहां पर ये भी बात आती है कि जैसे षडांग योग है, आसन के बाद में प्राणायाम है, और प्राणायाम से फिर प्रत्याहार है, ठीक है। तो ऐसे कहा कि बाह्य प्राणायाम से कहते अगला एक प्रत्याहार होगा, और बाह्य प्रत्याहार से एक धारणा हो जाएगी, और धारणा 12 हो जाएगी तो एक ध्यान हो जाएगा, और ध्यान जब 12 हो जाएगी तो एक समाधि हो जाएगी। ये एक तरह से सिस्टम आपको देखने को मिलता है। धारणा की बात करें तो एक धारणा 5 घटी की बताई जाती है, ध्यान की बात करें तो एक 60 घटी यानी कि एक दिन बताया जाता है, और समाधि की बात करें तो 12 दिन ये टाइमिंग बताई गई है। एक घटी का अर्थ जो लिया जाता है 24 मिनट्स लिया जाता है, और एक घटी को हम नाड़ी भी बोलते हैं, एक नाड़ी बोले तो 24 मिनट की होती है। तो इस हिसाब से धारणा का टाइम जो है आप 24 गुना में 5 करेंगे तो 120 मिनट आएगा। 120 मिनट मतलब 2 आवर्स भी आप बोल सकते हैं। और ध्यान जो है 60 घटी होगा, तो मतलब आपके 24 घंटे यानी कि एक दिन हो जाता है। ऐसी समाधि के बारे में टाइमिंग देखने को मिलती है। आपसे एक मेरा प्रश्न है कि ये सेम चीज इसी सेंस में बात कहीं और होती है, वो कौन सा उपनिषद है जहां पर ऐसी ही सेंस में बात होती है, जो ये प्रश्न आसने रुजम हंति प्राणायाम पातकम ऐसा कुछ करके, वो एक उपनिषद है। हिंट मैं दे रहा हूं आपको कि उसमें षडांग योग वर्णन है उस उपनिषद में। तो आपको अब ढूंढना है कि वो उपनिषद कौन सा है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताएं कि हाँ जी इस ग्रंथ में ये बात कही गई है। तो इसी के साथ में इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार आभ्यंतर तप के अंग है। तो तप जैन दर्शन में कितने हैं? दो प्रकार से बताते हैं, एक बाह्य तप बताते हैं और एक आभ्यंतर बताते हैं। आभ्यंतर जैन दर्शन पर तत्वार्थ सूत्र एक टीका, एक ग्रंथ लिखा गया है, जो कि उमास्वती, आचार्य उमास्वती जी द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इसमें तत्वार्थ सूत्र में आप बाह्य और आभ्यंतर के 6 प्रकार बताए। इस प्रकार टोटल कितने 12 तप हो जाते हैं। 12 तप। पहला तप जो है उससे दूसरा तप बढ़ा है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे पहला तप जो है बाह्य तप से स्टार्ट होता है, और आभ्यंतर तप, अंतिम तप जो है ध्यान होता है, वो सबसे बड़ा तप है। और पहला उपवास यानी अनशन को बोलते हैं, सबसे छोटा तप। तो एक बार आप देखते हैं प्रश्न किस भाषा में पूछा जा रहा है और तप एक्चुअल में कौन से हैं। जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन जिन शब्द यानी कि जो विजेता होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, उनसे संबंधित है। इसमें तीर्थंकर शब्द जो है आपका इंपॉर्टेंट है, तीर्थंकर भी बोलते हैं इनको। तो आचार्य उमास्वती जी ने तप का वर्णन 9वें अध्याय में किया है। वहां पर बाह्य तप और आभ्यंतर तप दो बताए गए, दोनों के 6 भेद है। छोटा तप जो है अनशन और बड़ा तप ध्यान बताते हैं। बाह्य तप में भी 6 भेद है, अनशन, अवमौद्र्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त, शय्यासन और कायक्लेश, ये बाह्य तप। यहां कायक्लेश का अर्थ है कि बाह्य तरीके से शरीर की कष्ट आदि सहन करना। आभ्यंतर तप में प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये तप के प्रकार बताए गए हैं। यहां पर ध्यान दें कि अनशन जो है सबसे छोटा तप है, यानी स्टार्टिंग का है, और ध्यान जो है सबसे बड़ा तप बताया गया। ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखें इसमें, तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तप के प्रकार जो है 6 हैं, किसके? आभ्यंतर के भी और बाह्य के भी, दोनों टोटल 12 हो जाते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहां जो प्रश्न आया है उसको आपको अरेंज करना है कि क्या राइट उत्तर होता है। प्रायश्चित को ए बोला तो आप ए बोल देंगे, विनय को सी बोला है, व्यावृत्य के लिए वर्ड जो है डी यूज किया गया है, स्वाध्याय के लिए बी यूज किया गया है, व्युत्सर्ग के लिए ई यूज किया गया। ए सी डी बी ई जहां पर भी है वो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। यहां पर जानना है आपको कि जैन दर्शन के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। कितने तीर्थंकर है इनके यहाँ? 24 तीर्थंकर मानते हैं। ध्यान रखेंगे आपकी ये तत्वार्थ सूत्र किसने लिखा था? उमास्वाती जी ने। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगली बार आपसे बाह्य तप पूछ सकते हैं या छोटा बड़ा तप कौन सा वो पूछ सकते हैं। कृपया इनको ध्यान से याद करके रखें। इसी के साथ में अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 5 प्रकार की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो यहां आपको प्रश्न देखते ही मालूम होना चाहिए कि ये योग सूत्र का प्रश्न है, योग सूत्र का। और योग सूत्र में भूतजय का जो वर्णन आता है, भूतजय, उसका ये सूत्र है, वहां से प्रश्न आया है। तीसरे अध्याय का 44 नंबर सूत्र है, जहां पर आपको सीक्वेंस अरेंज करनी है। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म। सबसे पहले होता है स्थूल, यानी सी पहले होगा।
स्वरूप फिर ए होता है, फिर सूक्ष्म, सी ए बी आपका राइट उत्तर होगा, जहां पर भी है वही उत्तर होगा, स्टार्टिंग में ये आना चाहिए सी ए बी, यानी स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद की अर्थवत्व संयमाद, तब जाकर के आपको क्या होता है, कहते हैं भूत जय होता है, भूत जय होता है। फिर आगे 45 और 46 नंबर सूत्र आते हैं, उनमें आपसे कहा गया है कि जब आपको भूत जय हो गया यानी पंच महाभूतों पर जय हो गया, ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव है काय संपत्ति, यानी अणिमा आदि सिद्धियां आती है, अणिमा आदि और काय संपत जैसी सिद्धियां आती है। काय संपत को डिस्कस करते टाइम 46 नंबर सूत्र में कहते हैं रूप लावण्य बल वज्र सहनन त्वानि काय संपत्ति, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इनको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर जो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। योग सूत्र में बाकी चीजें हैं, जैसे पाद में कितने सूत्र हैं, कहां हैं, कैसे कैसे नंबर पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर जो है सूत्र संख्या पूछ लेता है, अगर आपने सूत्र देखा है योग सूत्र को अच्छे से तो आप एग्जैक्टली इसको बता पाएंगे। इस प्रकार से हमारा पार्ट 8 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें 71 से हमने 80 क्वेश्चंस किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।